नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। व्यूवर्स, बात करेंगे ज्योतिष पर, और ज्योतिष की एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है सर्वोत्तभद्र चक्र, जिस पर बहुत सारे ज्योतिषियों का ध्यान भी नहीं जाता। दूसरी विधाओं में रहते हैं, लेकिन कहा जाता है कि सर्वोत्तभद्र चक्र एक ऐसी टूल है जिसमें आप सब तरह की गणना कर लेते हैं, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी सी होती है कि जो ज्योतिष साधक होता है वो बड़ा ज्ञानी, गुणी, पारखी होना चाहिए। इस टूल में थोड़ी सी भी अगर भूल हो जाए तो आपका परिणाम उलटफेर आ सकता है। व्यूवर्स, हमने सर्वोत्तभद्र चक्र पर यूट्यूब पर बहुत सारे हमारे ज्योतिष मित्रों के, मनीषियों के हमने बहुत सारे वीडियो देखे, लेकिन हमें लगा बहुत कुछ इसमें से छूटा हुआ है। हमने श्री राम ज्योतिष कार्यालय ग्रेटर नोएडा से महाराज सिंह साहब के भी बहुत सारे वीडियो देखे, और उनकी आवाज में जो एक लय रहती है वो हमें बहुत प्रभावित की। ऐसा लगा कि कॉन्फिडेंस से कोई बात बोली जा रही है। हमने सोचा आज क्यों नहीं इनसे ही हम बात करें। हमारे पास जो सवाल रहे हैं उन सवालों के जवाब हम इनसे लें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री राम ज्योतिष कार्यालय के ज्योतिष साधक, ज्योतिष परामर्शक श्रीमान महाराज सिंह साहब ग्रेटर नोएडा से सीधे फोन लाइन पर। महाराज सिंह साहब, बहुत बहुत प्रणाम, अभिवादन आपका। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम आपको भी। महाराज सिंह साहब, आपके हमने बहुत वीडियो सुने, और सर्वोत्तभद्र चक्र पर भी आपके शायद 3 या 4 वीडियो हैं जी। और हमने दूसरे ज्योतिष मित्रों के, मनीषियों के भी सुने। बातें सबने एक कही है कि भाई सर्वोत्तभद्र चक्र एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है। इसमें देश विदेश और मुहूर्त और हार जीत, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, सारी चीजें हम देख सकते हैं। लेकिन सर, इसमें कुछ कंफ्यूजन रहते हैं, और मैं आपसे उन्हीं कंफ्यूजन पर जो मेरे सवाल हैं मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूवर्स तक, जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए भी, और जो ज्योतिष में इंटरेस्ट नहीं रखते लेकिन ज्योतिष फिर भी सुनते हैं और हो सकता है भविष्य में उनका भी इंटरेस्ट हो जाए, तो उनके लिए भी बहुत सरल शब्दों में उनका जो जवाब है, आपका जवाब उन तक जाए। सबसे पहले सर, मेरा सवाल ये है कि पंच सलाका जिसे कहा जाता है, जिसमें नक्षत्र, स्वर, अक्षर और तिथि और वार का, इनमें जो भेद लगता है उस पर जो आप लोग गणना करते हैं सर, उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर में लता का जिक्र भी आता है। तो क्या आम दिन में लोग लता को भी देखें? क्योंकि लता तो कई बार 2-2 महीने, 3-3 महीने लगती रहती है। हाँ, देखिए, लता का जो मुख्य विचार है वो मुहूर्त के लिए होता है। अच्छा। और तो मुहूर्त का मतलब है कि कोई शुभ कार्य हम करने जा रहे हैं जी, तो उसमें हमें लता का विचार किया जाता है। इसका विचार विशेषकर विवाह में ज्यादा उपयोगी माना गया है। विवाह में ज्यादा, क्योंकि विवाह में जो 10 दोष बताए गए हैं उनमें पहला दोष लता का है। जी। तो अच्छा, तो कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो आगे लता देते हैं, अपने से आगे के नक्षत्र को, किसी पर्टिकुलर नक्षत्र को लता मारते हैं। अब मानो शनि है, अब शनि एक नक्षत्र में लगभग कई महीने रहता है जी, तो अब उस काल में वो लता बना के रखेगा। लेकिन यदि और ग्रहों की स्थिति, दशा काल, एक गोचर अच्छा होता है तो ऐसा नहीं है कि केवल लता का हम विचार करके किसी काम को रोक दें। अब ऐसा तो नहीं है कि हम किसी कार्य को 6 महीने या 7 महीने तक रोके रखेंगे। जी। उसमें तो बहुत काम करने पड़ते हैं, आपको धन का लेन देन भी है, तो यात्रा भी है, तो सब काम करने पड़ते हैं। लेकिन इसका जो मुख्य विचार है वो विवाह में ज्यादा है, विवाह काल में। अच्छा सर, जिसमें ऐसा आ जाता है किसी को अपनी दुकान खोलनी है, ऑफिस खोलनी है, उसकी और चीजें ठीक है, और कोई वेद नहीं लग रहा है उसमें इसका ज्यादा विचार नहीं किया जाता है। वैसे उसमें नहीं किया जाता। हाँ, विवाह में इसका ज्यादा विचार किया जाता है मुहूर्त में। तो इसका मतलब शेयर मार्केट की जो ट्रेडिंग करते हैं उसमें भी, शेयर मार्केट में, ट्रेडिंग में इसका विचार, जहाँ तक मैंने अनुभव पाया ना, तो जिस दिन विशेष कर आपके नक्षत्र पर किसी क्रूर ग्रह का, और वो भी एक से अधिक ग्रहों का, केवल एक पर नहीं, एक से अधिक ग्रहों का लता बन रहा हो, तो उस टाइम में हमें शेयर मार्केट में ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। जी, बहुत क्लियर बात आपने कही। अब इसी तरह से एक बात आ जाती है हेल्थ पॉइंट की। अगर किसी को ये होता है कि मुझे हॉस्पिटल में जाकर के कोई ऑपरेशन करवाना है, उसका कोई इमरजेंसी नहीं है, लेकिन अगर वो मुहूर्त के हिसाब से सोचे तो क्या लता लगी हुई हो और दूसरे ग्रह नक्षत्र अगर ठीक हो तो क्या वो जा सकता है? नहीं, लता में यदि किसी क्रूर ग्रह की लता हो तो जहाँ तक यदि संभव हो सकता है तो बचाना चाहिए। लेकिन यदि आपातकाल है तो उसमें तो सारे वेद, सारे ग्रह गोचर को मतलब अवॉइड किया जाना चाहिए।
बिल्कुल आपने सही बात कही। सर आप जब क्रूर ग्रह की बात करते हो तो उसमें शनि आता है, मंगल आता है, राहु आता है, केतु आता है, यही आते हैं? हाँ, ये चारों ग्रह इसमें अच्छा, क्रूर ग्रह पाप ग्रह की संज्ञा में आते हैं, तो इनका करना चाहिए। और अगर इसमें बृहस्पति की लता लगी हो तो उतनी क्रूर नहीं है वो? नहीं, बृहस्पति की, शुक्र की लता उतना क्रूर नहीं होती है, शुभ ग्रह है। चंद्रमा क्षीण होगा, मतलब सूर्य से पंचमी आगे तक, और पंचमी पेज होता है जो अमावस्या से पंचमी आगे तक, पंचमी पेज तक, तो थोड़ा क्षीण होता है, उसको पाप ग्रह की संज्ञा में लेते हैं। बुध ग्रह कैसा है कि जो जैसे ग्रह के साथ बैठता है वैसा प्रभाव दे देता है जी। तो बुध यदि पाप ग्रह के साथ होता तो उसकी भी लता को पाप लता माना जाता है। तो इसका मतलब गुरु और शुक्र की अगर लता हो तो आप उसको उतना डेंजर नहीं मानते? नहीं, गुरु और शुक्र की लता मतलब उतनी मतलब खतरनाक नहीं होती है। नहीं होती है। अच्छा सर, लता के साथ साथ उपग्रह आता है जी, उस पर भी क्या विचार उतना होना चाहिए? नहीं, उपग्रह का विचार देखिए गोचर में या आपकी उसमें नहीं आता ज्यादा। उपग्रह का विचार केवल आपकी जन्म पत्रिका में उपग्रह कहाँ पर स्थित है जी, उससे किसी ग्रह का जब गोचर होता है, जैसे उपग्रह में सबसे ज्यादा महत्व गुलिक का दिया जाता है जी। बाकी तो और भी है उपग्रह, हर ग्रह के अलग अलग है, लेकिन गुलिक को ज्यादा महत्व दिया गया क्योंकि वो शनि का उपग्रह है। तो गुलिक के ऊपर से किसी ग्रह का गोचर होगा, गुलिक से सप्तम में किसी ग्रह का गोचर होगा, तो वो गुलिक के जो बिंदु होता है ना उसको प्रभावित करता है जी। तो उनका विचार विशेष कर आप जन्म पत्रिका में उनकी स्थिति क्या है उसी पर विचार करना चाहिए, क्योंकि उनका कोई गोचर नहीं होता। जी जी जी। उपग्रहों का गोचर नहीं होता, उपग्रहों के ऊपर से कोई गोचर होता है तो वो जरूर प्रभाव डालता है। वो सूर्य से इसकी शायद नक्षत्रों की गिनती होती है। जी हाँ, जी हाँ। तो उस आधार पर आप इसमें भी क्रूर ग्रहों की, हालांकि उपग्रह की बात में तो लोग कहते हैं कि उपग्रह तो उपग्रह देखिए सभी उपग्रहों को मतलब अच्छा नहीं माना गया, उसमें से अधिकांश को अच्छा नहीं माना गया एक दो को छोड़ के, लेकिन उपग्रहों की संज्ञा जो है ना, उपग्रहों का केवल आप स्थान विचार करके हम उसका विचार करते हैं। अब जैसे उनके काल खंड भी होते हैं, जैसे राहु काल होता है, गुलिक काल होता है, यमगंड काल होता है जी। तो उनमें जो बृहस्पति के शुक्र के जो उपग्रह हैं उनके काल को अच्छा माना जाता है नॉर्मली, मतलब खराब नहीं माना जाता ज्यादा। लेकिन जो क्रूर ग्रहों के होते हैं जैसे गुलिक काल है, राहु काल है, तो जब बहुत से विचार करते हैं शुभ काम नहीं करना चाहिए उसमें। अच्छा सर, पंच सलाखा में जैसे नक्षत्र का भेद होता है, तिथि का होता है, तो आप लोगों के श्रीमुख से हमने सुना है कि जो 5 में से 2 होते हैं, 1 होता है, 3 होता है, 4 होता है, सबसे बड़ा प्रबल जो है प्रभावी कौन सा माना जाता है? नक्षत्र वेद माना जाता है, तिथि वेद माना जाता है, इनका क्या क्या अर्थ होता है? देखिए इसमें सबसे ज्यादा प्रभावी तो नक्षत्र वेद है, जिसमें चंद्रमा, हमारा जन्म काल में चंद्रमा है ना, उस नक्षत्र पर यदि वेद होता है वो ज्यादा प्रभावी है। अब इसमें भी ये है कि यदि उसके साथ साथ में हमारा तिथि भी वेद में आ रहा हो, पाप वेद में, तिथि पर जन्म की जो तिथि है, जन्म का नक्षत्र है हमारे स्वर और व्यंजन पर, राशि पर, अधिकांश पर पाप ग्रहों का वेद होता है, तो वो समय हमारे लिए कष्टकारी होता है। और सर इसमें शुभ ग्रह का वेद होने से अच्छा भी होता है? शुभ ग्रह का वेद अच्छा होता है। तो कहने का मतलब है वेद के शब्द से न डरें, अगर शुभ ग्रह का वेद होता है तो ये आपके लिए अच्छा भी होता है। हाँ, शुभ ग्रह का वेद होता है कि अब जैसे हमारे सर्व भद्र चक्र है, ऐसे और भी चक्र होते हैं आपका एक होता है वर्ष पर उसका हम उपयोग करते हैं त्रिपताकी चक्र जी। तो उसमें जो शुभ ग्रह के वेद होते हैं तो जातक के लिए लाभकारी होते हैं जी जी। शुभ ग्रह के वेद अच्छे होते हैं, पाप ग्रह के वेद खराब होते हैं। लेकिन शुभ ग्रह यदि वक्री होता है गोचर काल में, जब वो वेद करेगा तो उसका प्रभाव पाप ग्रह जैसा हो जाएगा। उसी तरह जब पाप ग्रह वक्री हो जाएगा तो उसका जो वेद होगा वो शुभ ग्रह की तरह फल देगा। बहुत बड़ी बात आपने कही, पाप ग्रह उस वक्त गोचर में वक्रीय करे तब जी, और वेद कर रहा हो। अब जैसे फाइनेंशियल मार्केट में देखते हैं, यदि शुभ ग्रह वक्री होता है तो और वो वेद करता है जनरली, तो वो मार्केट को नीचे लाता है, मंदी लाता है मार्केट में। बहुत बड़ी बात फाइनेंशियली। हाँ जी। और यदि पाप ग्रह वेद करेगा तो वो मार्केट में तेजी लाता है। तो एक तो पाप ग्रह सीधा मार्गी वेद करेगा, एक वक्री होकर के वेद करेगा, इसमें क्या फर्क हुआ? हाँ, वही अंतर हुआ ना। यदि पाप ग्रह, अब जैसे राहु केतु तो वक्री होते हैं, लेकिन हम उनको मार्गी की संज्ञा में लेते हैं क्योंकि उनकी गति हमेशा वक्री रहती है। जी 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 जी। तो वक्री हम उसे तब मानते हैं किसी भी ग्रह को जब ग्रह अपनी स्वाभाविक चाल बदल दे जी। जैसे हमारे पंचतारा ग्रह हैं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 5 मार्गी चलते हैं, बीच बीच में सूर्य से 1 डिग्री के अंतर पर जाकर वक्री हो जाते हैं कुछ कालखंड के लिए।
जी। अतः वक्री का अर्थ क्या है? वक्री होते नहीं है। देखिए, ग्रह तो अपनी गति पर चलते रहते हैं, लेकिन पृथ्वी की गति के सापेक्ष हमें ऐसा लगता है कि वो पीछे लौट रहे हैं। जी 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 जी। तो वो गति का प्रभाव अलग है, लेकिन जब वक्री गति में होता है तो वक्री गति में क्योंकि सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है ग्रह, बुध और शुक्र को थोड़ा छोड़ दें तो लगभग 120 डिग्री के आसपास से अधिक दूरी होती है। तब ये मंगल, शनि और गुरु वक्री होते हैं। तो सूर्य से जितना दूर ज्यादा ग्रह होता है उतना वो बलवान होता है, तभी वो वक्री हो पाता है। क्योंकि वक्री ग्रह की क्या है ना, गति कम होती है, और जब किसी वस्तु की गति कम होती है तो उसमें बल ज्यादा होता है। जी। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो पहले गियर में आप गाड़ी में अच्छा वजन उठा सकते हैं। जी। लेकिन चौथे गियर में, तीसरे गियर में उतना वजन नहीं उठा सकते, गति दे सकते हैं उसको आप। जी 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 जी। तो जो इसको क्या समझा जाए? इसको क्या समझा जाए? जितनी गति कम होती है ग्रह की उतना ग्रह बलवान होता है। अतिचार ग्रह जो होता है, जो अतिचार गति में होता है, उतना प्रभावी नहीं हो पाता। तो इसका मतलब फिर पाप ग्रह बाजार में सेंटिमेंट को तेज कर सकते हैं। हाँ, पाप ग्रह यदि मार्गी होंगे तो मतलब उनमें सेंटिमेंट को मतलब तेजी में लाएंगे। और अगर वो वक्री हो जाएंगे तो? और वक्री होगा तो फिर वो मंदिर आएगा। फिर वो मंदिर लाएगा। ये बहुत ही स्पष्ट बात हुई। अब तो ऐसे ही शुभ ग्रहों का है, शुभ ग्रह यदि मार्गी होंगे तो मंदिर लाएंगे, और यदि वो वक्री हो जाएंगे तो वो तेजी लाएंगे। शुभ ग्रह अगर वक्री हो जाए तो वो तेजी का कारक बनता है। वो तेजी का कारक बन जाएगा यदि वो चंद्रमा पर वेद करेगा। चंद्रमा पर वेद करेगा। जी। अच्छा सर, अब इसमें मैं कॉन्क्लूड कर रहा हूं, आपके पास भी अभी समय नहीं होगा, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, जैसा कि आपने कहा कि नक्षत्र पर जो वेद होता है वो सबसे ज्यादा प्रभावी होता है, तो नक्षत्र पर वेद आदमी के लिए अगर क्रूर ग्रह का वेद हो तो उसका व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी तरह से तिथि पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये थोड़ा सा विश्लेषण आप कर दीजिए। जी देखिए, इसमें क्या ना, अब जैसे नक्षत्र है तो नक्षत्र हमारा मेन पॉइंट होता है, क्योंकि जो भी गोचर या वो प्रभाव देखते हैं ना, वो हम जन्म के नक्षत्र से देखते हैं, उसका ज्यादा विचार होता है ना। जी। अब जैसे मानो जन्म नक्षत्र पर किसी एक शुभ ग्रह का वेद होगा, किसी एक शुभ ग्रह का वेद होगा, तो आपका वो दिन अच्छा होगा, आपका स्वास्थ्य उस दिन अच्छा होगा, जो भी आप कर्म करेंगे वो बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। जी। यदि मान लेते हैं कि दो शुभ ग्रहों का वेद हो जाता है तो आपको फाइनेंशियल गेन अच्छे होंगे, आपको कोई भय नहीं होगा, आपका भाग्य आपका साथ देगा। जी। तीन ग्रहों का जैसे वेद हो गया तो आपकी सफलता और उत्तम होगी, भाग्य उत्तम होगा। और अगर सर या पाप ग्रह का हो जाए तो दो ये उतना विपरीत हो जाता है। तो ये किस पर इफेक्ट करता है? फाइनेंशियल पर इफेक्ट करता है, हेल्थ पर इफेक्ट करता है? देखिए, इसमें हेल्थ भी है, आपका फाइनेंस भी है। जी, है ना? जी 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 जी। जैसे एक मानो कुछ पाप ग्रह वेद करता है तो आपको मानसिक तनाव, कार्य में बाधा, कोई दुखद समाचार, इस तरह का फल मिल सकता है। यदि दो ग्रहों का, पाप ग्रहों का वेद हो जाएगा तो स्थिति और थोड़ा जटिल हो जाएगी, रोग थोड़ा बड़ा हो जाएगा। जी। इसको हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे मानो एक पाप ग्रह का वेद है तो हो सकता है खांसी जुकाम हो जाए, दो का वेद हो जाए, बुखार हो जाए, मतलब बुखार हो जाए, तीन का वेद लगातार लंबे समय तक चलता है पाप ग्रहों का, मानो जैसे राहु, केतु और शनि तीनों ही, क्योंकि वो लंबे टाइम तक रहते हैं। अब तीनों ही जन्म नक्षत्र पर या जन्म राशि पर इस तरह का वेद डालते हैं तो लंबे काल तक आपको कोई ऐसी बीमारी दे सकते हैं। जी। और यदि कुछ टाइम पर मार्ग ग्रह की, बाधक ग्रह की दिशा और अन्य गोचर भी खराब चल रहे हों तो मृत्यु तक भी कर सकते हैं। तो ये नक्षत्र का हुआ, तिथि नक्षत्र का और राशि का, क्योंकि दोनों आगे एक तरह से राशि का सूक्ष्म भाग है ना। जी। तो गुरुजी ये बताइए फिर तिथि पर जो वेद होता है अशुभ ग्रहों का, वो क्या प्रभावित करता है? अब जैसे तिथि पर पाप ग्रहों का वेद होता है तो एक तो मन में भय देता है, एक अपने स्थान से पतन। जी। अब जैसे आप मतलब ऊपर चल रहे हैं हाइट से, आप वहां से गिर जाए, या आपकी प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा है, प्रतिष्ठा में बाधा आ जाए, मतलब एक तरह से सेटबैक। जी 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 जी। वो तब तक रहता है जब तक वो वेद रहता है। हाँ, जब तक वो वेद रहता है। जी जी जी। ऐसी अब यदि आपके स्वर पर या व्यंजन पर, जो आपके स्वर व्यंजन है ना, तो उसमें भी आपको एक चिंता, जी, एक कार्य बाधा, आर्थिक नुकसान और विशेषकर राज्य से भय के संकेत।
इसमें राज्य से भय के संकेत होते हैं। राज्य से, राजा से जी। अब राज्य और राजा को हम उच्चाधिकारी ले सकते हैं, अपना बॉस भी ले सकते हैं, हम नौकरी करते हुए हमारा बॉस हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, वो देश काल पात्र के आधार पर उसकी जो है संरचना बदल जाती है। और मुख्यतः उसमें क्या होता है ना, मतलब कार्यों में पराजय जी, इस तरह का कार्यों में पराजय जी जी, और मतलब अपनी हानि भी हो सकती है कहीं ना कहीं, जैसे आर्थिक हानि भी। तो अब जितने ज्यादा वेद होंगे उतना ज्यादा प्रभाव होगा। तो ग्रह के बल के ऊपर भी ग्रह का उस टाइम बल क्या है। अब जैसे मानो कोई उच्च का ग्रह वेद कर रहा है तो ज्यादा बलवान होगा, वो ज्यादा प्रभाव डालेगा। कोई नीच का ग्रह वेद कर रहा है तो वो उतना प्रभाव नहीं डालेगा, प्रभाव डालेगा तो उतना नहीं डालेगा जितना उतना डालेगा। इसका मतलब एक अंतर और भी है सर। अब जैसे मानो शनि वेद कारक बनना है, पाप ग्रह बनना है, वो जन्म राशि पर नक्षत्र पर वेद कर रहा है, लेकिन यदि शनि पर किसी शुभ ग्रह का वेद हो तो फिर शनि उतना ज्यादा खराब प्रभाव नहीं करेगा, फिर वो शुभता में आ जाएगा कहीं ना कहीं, उसमें कुछ शुभता आ जाएगी। जी 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 जी। और अगर महाराज जी मिली जुली सरकार चल रही हो, 2-3 पॉइंट अच्छे हो, 2-3 पॉइंट खराब हो, नहीं, वो तो फिर मिश्रित है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना, अब आधा घंटा के लिए आपको बड़ा अच्छा कुछ सुखद समाचार मिलता है, आपको गेन हो जाता है। अब जैसे स्टॉक मार्केट में ले लो, आपने कोई पैसा लगा दिया किसी स्टॉक पे, आपका स्टॉक ऊपर जाने लगा जाने लगा जाने लगा, आप बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अचानक से किसी ऑपरेटर ने गेम खेला और वो स्टॉक आपकी स्टॉक को हिट कर गया और जो गेन हो रहा था वो नुकसान में बदल गया। तो उसमें क्या है, कहीं पाप ग्रह का वेद था, वो आपको ऊपर ले जा रहा था मार्केट को। जब शुभ ग्रह का वेद बलवान हुआ, उसने मार्केट को झटका देकर नीचे ले आया। और ये होता है जनरली मार्केट में लोगों के साथ। जी जी। अच्छा गुरुजी, ये बताइए, फिर आपने बता दिया सबसे ज्यादा प्रभावी नक्षत्र और राशि हो गए, उसके बाद तिथि स्वर ये हो गए, लेकिन अगर इसको कहा जाता है कि मुहूर्त विज्ञान में यह बहुत टूल बहुत काम की है, तो अगर उस दिन किसी भी ग्रह का कोई वेद न हो तो फिर वो मुहूर्त अपने आप में माना जा सकता है? नहीं, वेद नहीं हो तो अच्छा है, वेद ना हो तो अच्छा है। फिर उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि चंद्रमा पर कोई पाप प्रभाव ऐसे तो नहीं कि चंद्रमा के आगे पीछे कोई पाप ग्रह पड़ रही हो। अच्छा, चंद्रमा पर कोई पाप दृष्टि पड़ रही हो, है ना, तो चंद्रमा के सप्तम में कोई पाप ग्रह बैठा हो जी, चंद्रमा के नक्षत्र में कोई क्रूर ग्रह बैठा हो, तो वो चीज विचार करते हैं। और उसके आगे थोड़ा यदि हम थोड़ा और डीप जाना चाहते हैं, फिर हमें नवांश में चंद्रमा की पोजीशन भी देखनी पड़ती है कि चंद्रमा नवांश में कैसी स्थिति है जी। क्योंकि देखिए केवल एक सिद्धांत पर हम ये नहीं कह सकते कि आज बुध का प्रभाव है गोचर में और उसमें वेद में, तो आज मार्केट को नीचे ही गिराएगा। क्योंकि चंद्रमा की स्थिति क्या है, हमारा चंद्रमा संधि में है, बिल्कुल 0 डिग्री पर, 2 डिग्री पर, 1 डिग्री पर, या 28, 29, 27 डिग्री पर, तो उसमें उतना प्रभाव नहीं रह पाता है, तो थोड़ा सा प्रभाव उसका कमजोर हो जाता है। तो जैसा प्रभाव उस पर ग्रह का होगा, यदि उस पर कोई ग्रह का प्रभाव नहीं होगा तो वो कुछ नहीं कर पाता, कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं दे पाता मार्केट में, थोड़ा ऊपर नीचे करता रहता है, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं करता। अच्छा सर, एक बात बताइए, राशि जो होती है वो नाम के आधार पे चल रही है, हर राशि के अपने नाम के स्वर शब्द होते हैं, तो व्यक्ति का नाम एक तो होता है जन्म का नाम और एक होता है उसका प्रसिद्ध नाम, और लोगों के जन्म के नाम कम होते हैं, प्रसिद्ध नाम ही ज्यादा चल रहे हैं। तो फिर क्या जन्म के नाम और प्रसिद्ध के नाम में किसको देखेंगे? प्रसिद्ध के नाम इसमें हमारे शास्त्रों में विधान दिया गया है, तो उसमें कहा है कि देशे ग्रामे गृह युद्धे सेवायाम व्यवहार के, मतलब देश में, ग्राम में, युद्ध में, व्यवहार में, नौकरी में, सेवा में, इनमें हमें नाम राशि देखनी चाहिए, जन्म राशि नहीं देखनी चाहिए। तो इसमें कहा है कि देशे काले गृह युद्धे सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्वम जन्म राशि न चिंतियेत। वाह, बहुत शानदार श्लोक आपने दिया, बिल्कुल। और ऐसे ही कहा है कि फिर जन्म राशि के लिए कि विवाहे ग्रह गोचरे, और एक शब्द में छूट रहा है, इसमें नाम राशि की चिंता नहीं करनी चाहिए, जन्म राशि को महत्व देना चाहिए। विवाह में और में विवाह यात्रा आदि विवाह गोचरे और गृह गोचरे नाम राशि और जन्म राशि प्रधान, नाम राशि न चिंतित, मतलब विवाह में, यात्रा में जी, और गृह गोचर में, इनमें जो प्रभाव है वो जन्म राशि का है, जो जन्म की राशि है हमारी। तो ये जब पंच सलाका का भेदन देखा जाता है
तो नाम राशि से देखना चाहिए, जन्म राशि से या नाम राशि से, किससे, जिसमें आपका जन्म हुआ है? यदि इसमें जो है ना नाम की राशि का महत्व ज्यादा मानता हूँ, मेरा अपना मत है, सबका अपना अपना मत हो सकता है। मेरा मत ये कि नाम राशि का प्रधान महत्व होना चाहिए, क्योंकि जब हम देख रहे हैं दैनिक क्रिया के लिए, व्यवहार के लिए, व्यापार के लिए, धनार्जन के लिए, तो हमें उसमें नाम राशि को ज्यादा महत्व देना चाहिए। नाम राशि का स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। लेकिन क्योंकि जो आपका सॉफ्टवेयर बना होता है ना, सॉफ्टवेयर बने होते हैं, तो सॉफ्टवेयर में तो आपका जन्म का नाम आएगा, वही आएगा जी। हाँ, क्योंकि जैसे हम चक्र बनाते हैं, और भी चक्र बनाते हैं, जो वीडियो मैंने और भी डाली थी, तो जैसे कोट चक्र होता है, तो कोट चक्र में भी नाम का जो जन्म, जो आपका पुकार का नाम होता है ना, उसका ही ज्यादा महत्व होता है। तो सर फिर ये जो सॉफ्टवेयर है, इन सॉफ्टवेयर से तो फिर फलित का मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें तो जन्म की राशि के नाम आएंगे। उसमें जन्म की राशि है, लेकिन जो स्वास्थ्य है ना, स्वास्थ्य के लिए और गृह गोचर के लिए, क्योंकि इसमें क्या ना, जो जन्म राशि से देख रहे हैं ग्रह गोचर, तो ग्रह का गोचर, अब कोई ग्रह गोचर में अच्छा करता है या खराब करता है, तो हम ये देखते हैं कि उस ग्रह पर वेद कैसा है, और या हमारे उस टाइम पर जन्म काल के नक्षत्र पर, तिथि पर, दिन पर, या स्वर व्यंजन पर वेद कैसा है, तो उसके लिए हमें जन्म राशि को देखना पड़ेगा। लेकिन जो हम व्यवहार में करते हैं, जैसे हम स्टॉक मार्केट में करते हैं, या हम कोई व्यापार करते हैं, या हम कमोडिटी में करते हैं, या जनरली कोई शुभ अपने लिए देखना चाहते हैं, किसी से हमें कोई एग्रीमेंट करना है, या कोई हमें कहीं नॉमिनेशन करना है, कहीं फॉर्म भरना है, तो उसके लिए हमें अपने नाम को ज्यादा महत्व देना चाहिए, नाम राशि को। मतलब आपने कहा हेल्थ के लिए भी जन्म राशि ही महत्वपूर्ण है। हाँ, हेल्थ के लिए भी, क्योंकि देखिए वो तो जन्म का जो राशि है ना, वो है स्वास्थ्य के लिए, तो वही है। ये बहुत गृह गोचर, यात्रा, विवाह, और जो आपका स्वास्थ्य होगा, उसके लिए तो हमें उसी को देखना चाहिए। लेकिन जो हम व्यवहार करते हैं, व्यापार करते हैं, धनार्जन करते हैं, अपना नौकरी करते हैं जी, कहीं निवास करते हैं, किसी स्थान पर, किस देश में हमें निवास करना चाहिए, किस स्थान पर निवास करना चाहिए, हमें अपनी फर्म का नाम क्या रखना चाहिए, तो उसके लिए हमारी नाम राशि ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत बड़ी बात आपने कही यात्रा के लिए। अच्छा, यात्रा के लिए आपने क्या बताया है? नहीं, यात्रा और विवाह और गृह गोचर, इनके लिए जन्म राशि। तो ये बहुत खुलकर के बात हुई है, और महाराज सिंह श्री राम ज्योतिष कार्यालय ग्रेटर नोएडा से आपने बहुत मतलब स्पष्ट और शास्त्र सम्मत एक दो जगह आपने श्लोक भी दिए हैं शास्त्रों के, तो उसके आधार पर आपने अपनी बात कही है। और मुझे लगता है ये खुली विवेचना से बहुत सारे ज्योतिष पथिक भी और जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखने वाले हैं वो लोग निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। और महाराज सिंह साहब, आपसे भी मैं निवेदन करूंगा, आप भी अपने चैनल पर कुछ इस तरह के सवालों के वीडियो आप दें, ताकि कुछ अलग हट करके सहज भाषा में, जिससे शुरुआत में जो ज्योतिष सीखने वाले हैं उनको बड़ी सुविधा रहे, और ज्योतिष के जो थोड़े बहुत मर्मज्ञ लोग हैं जो घर में भी व्यवहार में अपना देख लेते हैं, वो भी सही रूप से देख पाए। आपने इसमें मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट और लूंगा आपके। बिल्कुल। इसमें जैसे एक नाड़ी विधान होता है ना, इसमें। हाँ जी, होता है। तो अब जैसे कभी कभी होता है ना, फल आपका लंबा चलेगा, फल आपका तुरंत हो जाएगा, फल आपका सामान्य होगा, फल आपका बहुत ज्यादा होगा। तो ऐसे हमारे एक नाड़ी बनाई गई है ज्योतिष में जी, सप्त नाड़ी बोलते हैं उनको। हाँ, सप्त नाड़ी आपका वीडियो भी है। हाँ, तो जैसे वात नाड़ी है, वायु नाड़ी, दहन नाड़ी, सौम्य नाड़ी, नीर नाड़ी, जल नाड़ी, अमृत नाड़ी, तो ये आपको नेट पे मिल जाएंगे, सामान्य ग्रंथों में मिल जाएंगे। तो वायु नाड़ी में जी कोई ग्रह पर वेद होता है, तो प्रभाव तुरंत और त्वरित होता है, शीघ्र प्रभाव होता है, क्विक जी। मतलब वो मार्केट में गिरावट हो या किसी भी चीज में, जैसे मार्केट को ले लेते हैं, स्टॉक मार्केट को लेते हैं, यदि वायु नाड़ी में चंद्रमा हो या वायु नाड़ी के नक्षत्र में हो, तो इंक्रीज और डिक्रीज जो भी होगा मतलब क्विक होगा, मतलब बहुत त्वरित प्रभाव दे देगा वो। हाँ, बहुत जल्दी प्रभाव होगा एकदम। अब आपने भी देखा होगा, जब मार्केट खुलता है ना, खुलते एकदम 200-300 पॉइंट एकदम उछल जाता है जी, और फिर एकदम 200-300 पॉइंट गिर जाता है जी जी जी। यदि चंद्र नाड़ी में होता है तो प्रभाव मतलब भारी होता है, मतलब बड़ा प्रभाव होता है, मतलब धीमा होगा लेकिन दूर तक जाएगा प्रभाव, उसका लंबा असर होगा, उसका लंबा असर होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा जो भी जाएगा जी। अब दहन नाड़ी में होता है तो अनिश्चितता होती है। अच्छा, कभी ऊपर जाएगा तो कभी नीचे जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि वॉलेटाइल, इस तरह का। हाँ 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 हाँ, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी आज मार्केट में, पैसा कमाने का मौका ही नहीं मिला।
सौम्य नाड़ी है तो सामान्य रहेगा, नॉर्मल, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा, जिसको हम कह देते हैं मार्केट में कंसोलिडेशन। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें ना ज्यादा लाभ होगा ना ज्यादा नुकसान, ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा, एक नॉर्मल रेंज में चलता रहेगा। जी 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 जी। ऐसे नीर नाड़ी में भी स्थिरता ली वो चलता रहेगा, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा। जी। जल नाड़ी में है तो जिधर भी जाएगा तो मतलब धीमे जाएगा लेकिन ज्यादा जाएगा। जी। और अमृत नाड़ी में भी एक स्टैंडर्ड लेकर चलेगा, मार्केट एक स्टैंडर्ड के आधार पर चलेगा जी। मतलब कि मध्यम गति में कह सकते हैं उसको कि मध्यम गति में ऊपर भी जा सकता है, मध्यम गति में नीचे भी जा सकता है। तो इनका नाड़ी का प्रभाव भी बहुत ज्यादा देखा जाता है इसमें। जी जी। तो जो नाड़ी में किसमें ग्रह है तो उसका विचार भी हमें कर लेना चाहिए, और उसमें कोई शुभ ग्रह है पाप ग्रह है उसका विचार भी हमें कर लेना चाहिए। क्योंकि तो पाप ग्रह अपना प्रभाव देगा, जैसे हमने कहा वायु नाड़ी, तो पाप ग्रह हुआ तो एकदम तीव्र गति से आपको तेजी दे देगा। तो महाराज जी ये चीज भी क्या इस पंच सलाका में जुड़ रही है या एक अलग विषय आ रहा है ये? नहीं, मतलब सब सलाका से अलग है ये, लेकिन सब सलाका में जब हम विचार करते हैं ना हमें इनका भी विचार कर लेना चाहिए, मेरा ये कहना है। आपका ये कहना है? सब सलाका में, क्योंकि देखिए कभी भी एक सिद्धांत पर, मैंने कई वीडियो में ये बात कही कि कभी भी एक सिद्धांत पर हमें फलादेश नहीं करना चाहिए जी। हमने देख लिया कि आज केवल इसका नक्सल में वेद हो रहा है तो आज तो बदमाश दौड़ेगा दौड़ेगा दौड़ेगा, तो मतलब और चीजें भी हमें देखनी चाहिए। अब जैसे मान लो किसी पाप ग्रह का वेद है और हमें लगता है कि मार्केट आज दौड़ेगा ऊपर जाएगा, लेकिन हो सकता है चंद्रमा उस टाइम पाप करती है बना नवांश में जन्म लग्न में जी, तो पर चंद्रमा में उतना दम नहीं रह पाएगा, वो मूवमेंट तो देगा ऊपर का लेकिन बहुत ज्यादा नहीं देगा जितना हम उम्मीद करते हैं। अब मुझे आप एक बात बताइए, वेद भी देखनी चाहिए और चंद्रमा की जन्म लग्न में और सॉरी लग्न में और नवांश में उस टाइम में पोजीशन भी देखनी चाहिए। सर्वोत्त भद्र चक्र का जो सबसे मुख्य उपयोग है वो आप अपने व्यवहार में क्या पाते हैं? फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी मुख्य उपयोग तो देखो इसका बनाया गया था व्यक्ति की मुख्यतः स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति के लिए। और वर्तमान में ज्योतिषकाल इस पर शोध किया, इसको स्टॉक मार्केट में भी यूज किया, शुभ मुहूर्त बनाने में भी इसका प्रयोग किया। हालांकि इस पे कोई एक ऑथेंटिक अलग से कोई बुक नहीं है, अब वर्तमान में लिखी गई है, कुछ लोगों ने लिखी है, लेकिन प्राचीन काल के जो ज्योतिष ग्रंथ है ना उनमें इसका थोड़ा थोड़ा व्यवहार में दिया गया है। तो उसी के ऊपर ज्योतिषियों को अपने शोध के आधार पर इसको बढ़ाना पड़ा है आगे। अब इसका बहुत से ज्योतिष करते हैं स्टॉक मार्केट में उपयोग, हमारे पास भी फोन आते हैं तो हम भी उन्हें सामान्य बात यही बताते हैं जो आपको बताएंगे कि भाई ऐसे ऐसे विचार देख लो। जी 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 जी। लेकिन आप कह रहे हैं इसका स्वास्थ्य के लिए उपयोग बहुत अधिक था। हाँ देखिए, मतलब इसमें क्या ना, जब आपके 5 तत्व प्रभावित होंगे पाप ग्रह से तो आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा, आपका आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी। मूल उद्देश्य ये था। हाँ, तो कहते हैं ना देखिए, पहला सुख निरोगी का या दूजा सुख हो घर में माया। जी 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 जी। तो 2 ही सुख बहुत बड़े हैं, आपके पास धन है, आपका स्वास्थ्य उत्तम है, सब कुछ आपके पास है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और धन भी आपके पास नहीं है, स्वास्थ्य भी आपके पास नहीं है, तो कुछ भी आपके पास नहीं है। बिल्कुल, इसलिए इसका उपयोग था कि वहां पर आप अपना देख सकें, समझ सकें और उस आधार पर कोई निर्णय कर सकें। और जिस टाइम पे कोई वेद हो रहा हो, कोई हम शुभ कार्य ना करें, कोई जोखिम ना उठाएं। लेकिन आपने लता और उपग्रह को थोड़ा सा अलग किया है, इसमें 5 चीजों को ही आपने विशेष रखा है। नहीं, लता का और उपग्रह का इसमें ज्यादा विचार नहीं किया जा रहा सर्वोत्त भद्र चक्र में, जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है। कुछ लोग इसमें करते होंगे, मैं उसको डिनाई नहीं करता, लेकिन मैंने उसका बहुत ज्यादा उपयोग इसमें नहीं देखा। लता का आपने विवाह में ज्यादा उपयोग बताया है? विवाह में ज्यादा उसका उपयोग बताया गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत आभार आपका हृदय से, आपने बहुत शुभकामनाएं हमारी आपके लिए। बिल्कुल, आपकी शुभकामनाएं स्वीकार, हमारा आभार आपके लिए। व्यूअर्स, ये थे महाराज सिंह जी, श्री राम ज्योतिष कार्यालय, इस नाम से आप यूट्यूब चैनल देखिएगा। आपको श्री राम ज्योतिष इंडिया नाम से है मेरा यूट्यूब चैनल, और उसका मेरा पर्पज ये था कि मैं ज्योतिष का ज्ञान है वो लोगों के लिए अपने दर्शन में छोड़ जाऊं, किसी को उपयोग में आए। कि उसमें आप एक एबीसी से मैंने स्टार्ट किया अपने चैनल को ना, बिल्कुल एबीसी से। जी, ग्रह क्या है, नक्षत्र क्या है, राशि क्या है। तो इसका मतलब है कि ज्योतिष सीखने वाले आपके चैनल के शुरू के वीडियो से लेकर अगर चलते हैं। हाँ, उसमें एक प्लेलिस्ट बनाई है मैंने अलग से, प्रारंभिक ज्योतिष। यदि उसको जो जिज्ञासु प्रारंभ में देखते हैं तो उन्हें ज्योतिष का बेसिक ज्ञान हो जाएगा, उसके बाद ग्रह फल, भाव फल, दशा फल, बाकी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जी, अब तक 1200 से ज्यादा उसमें मैंने वीडियो डाल चुका हूँ। नहीं, मैंने भी खूब वीडियो आपके देखे, मुझे अच्छे भी लगे हैं।
आपने समय दिया, इसके लिए पुनः आपका आभारी हूँ। वक्त वक्त पर आपसे आपके अनुभव के ज्ञान को लेने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए जुड़ते रहेंगे। और आपने जो अपनी खुली बात कही है, अनुभव की बात कही है, शास्त्र से तो सीखी गई है, लेकिन अनुभव में उतरकर जो बात आपको लगी है वो बात आपने कही है, और वो बात व्यूवर्स तक जा रही है। तो व्यूवर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपका कौन सा चैनल है सर, एक बार फिर से नाम बताइए। श्री राम ज्योतिष इंडिया। श्री राम ज्योतिष इंडिया को भी सब्सक्राइब कीजिएगा डिजिटल फर्स्ट न्यूज के साथ साथ, क्योंकि श्री राम ज्योतिष इंडिया में आपको विशुद्ध ज्योतिष का ज्ञान मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ महाराज सिंह जी साहब, ग्रेटर नोएडा से जुड़े हैं, और उन्होंने रविवार का वक्त प्रोफेशन के लिए अपना महत्वपूर्ण वक्त होता है, उसमें आप सबके लिए, हम सबके लिए आभार पुनः ज्ञापित करते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर करना आपकी जिम्मेदारी पे छोड़ते हैं। आभार, नमस्कार।